माय स्क्रीन, देखिए पीडीएफ, और कहाँ क्या डाउट है लेट मी नो। Number 1 point was, what is scientific management? Scientific, keep your audio in mute mode. जब बोलना हो unmute करके बोलिए and then again you switch it off. What is scientific management का सारा bullet points? हाँ, जितना भी पॉइंटर्स बताया गया था ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या क्या कंसीडर करते हैं, क्या क्या कंसीडर होता है बताइए। कोई एक मिनट, टेक्निक्स एंड फीचर्स वगैरह नहीं पूछ रही हूँ, डेफिनेशन का मैं पॉइंटर्स पूछ रही हूँ, उसमें क्या क्या कंसीडर करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, आप बताइए ना। वेरी गुड। For the right job, तो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर उसको ट्राई किया जाएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंटर। सेकंड वन आप बताइए, सेकंड वन। आपका फर्स्ट क्लास थोड़ी है। ओके, आप बताइए। हाँ तो बिल्कुल ही नहीं पढ़े, आप बताइए। मॉनिटरी इंसेंटिव फॉर, कोई उसको बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। टू मोटिवेट वर्कर्स, ठीक है, आपका यही सेंस था क्या? ओके, देन इट इज करेक्ट। हाँ, प्रोस्पेरिटी याद करिए, एक और पॉइंट था ना, आप नहीं, फ्रॉम हियर गर्ल साइड, प्रोस्पेरिटी। Prosperity of whom? Employer and, जैसे पूछा जा रहा है उनको बोलने दीजिए, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर बोथ। Yes, we were discussing that in scientific management ensures the prosperity of both employer and employee. Employer का prosperity क्या? Okay, and employee का? By getting fair wages. ठीक है, देखिए स्क्रीन, फर्स्ट बेंच, क्या नाम है आपका? हाँ, आपका नाम नहीं, इससे पूछ रही हूँ। खुशबू। हाँ तो खुशबू, तो यही चीज साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज F.W. टेलर। साइंस का इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, यही चीज है साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें हम इंश्योर करते हैं कि मिनिमम इनपुट में हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। ठीक है, लेबरर्स और एम्प्लॉयज का जो सिलेक्शन हो वो साइंटिफिकली हो, ना कि सिर्फ सिलेक्शन, बल्कि उसको ट्रेनिंग और राइट जगह उसको प्लेस करना, राइट वर्क पे उसको प्लेस करना। ठीक है, दीज आर द पॉइंटर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या क्या? एक मैक्सिमम आउटपुट बाय इनपुट, फिर किसी का ऑडियो यहाँ पे डिस्कनेक्ट करना होगा, कोई लॉक किया है क्या? मेरा ही इज इट ओके ना? फाइन, ठीक है। तो पहला पॉइंटर कि साइंटिफिक मैनेजमेंट, हु प्रोपोनेट दैट? F.W. टेलर। what are its pointer? Minimum input, maximum output, scientific selection of employees, giving them proper training and then placing them to the right position. ठीक है, उसके अलावा prosperity of both employer and employee through what? To employer we will be giving that prosperity through, अभी तुरंत डिस्कशन हुआ, स्पीक अप। इंग्लिश में प्रॉब्लम है? अरे अभी आपके बगल में बोली वो। एम्प्लॉयर का प्रॉस्पेरिटी कैसे? आप एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर मतलब समझते हैं? व्हाट इज एम्प्लॉयर? हाँ, जॉब देने वाला। एक मिनट, क्या हुआ? एक मिनट, जैसे पूछा जा रहा है वो बोलने दीजिए। हाँ, एम्प्लॉय जो काम दे रहे हैं तो वो लोग का कैसे प्रॉस्पेरिटी होगा?
पॉकेट से कम लगे, रिटर्न ज्यादा आए, एम्प्लॉय का प्रोस्पेरिटी। अब आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय का प्रोस्पेरिटी कैसे? कम काम कर क्यों? ये तो काम चोरी वाला बात हो गया। नहीं, जितना काम करे वो फेयर वेजेस मिले। यहाँ कहा वहाँ। अच्छा, आप मंगवाए थे, वेरी गुड। चीज मिसिंग था आपका, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल पे आइए। प्रिंसिपल में नंबर 1 वाज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उसमें क्या बताया गया था? पहले जो रूल चलता है उसमें पे नहीं चलना, अगर वहां पे हाँ, रूल ऑफ थंब कहने का मतलब जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है उसको हम फॉलो नहीं करके, हाँ, न्यू अपना टेक्निक लगाइए और बेहतर उसको करिए और डिसीजन लीजिए। दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। अंडरस्टूड ईच एंड एवरीवन? यू आल्सो? सेकंड पॉइंट, रुपेश कुमार यही क्लास में है क्या? सेकंड वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसमें क्या बताया गया था? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, डिफरेंस वाले। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय साथ में काम करेंगे, हार्मनी से काम करेंगे, दूसरे को दुश्मन नहीं समझेंगे। और आपका जो नेक्स्ट पॉइंट था, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, में एम्प्लॉय एम्प्लॉय की कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। कोई भी अकेला आदमी में सारा स्किल नहीं होता। अंडरस्टूड? कोई बहुत अच्छा एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई प्रेजेंट बहुत अच्छा कर लेता है, कोई मतलब इधर मतलब फ्रंट डेस्क पे बहुत अच्छा काम करता है, कोई बैक डेस्क पे बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। अभी रंगोली में ही देखो, रंगोली में पार्टिसिपेट किए थे आप लोग? कुछ लोग किए थे। किसी का ड्राइंग बेहतर होगा, कोई कलर बहुत अच्छा फिल किए होंगे, किसी का मार्केट में जान पहचान अच्छा होगा, है ना। तो ये सारे लोग मिल करके अगर काम करेंगे, अलग अलग मतलब स्किल वाले, तो ये कहलाया कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब एक आदमी नहीं करके आपका ग्रुप में काम करेंगे और कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। अंडरस्टूड? आप समझ आए दोनों में डिफरेंस? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन की बात हो रही है कि आप एक दूसरे को दुश्मन जनरली समझा जाता है कि एम्प्लॉयर हमेशा मोटिव होगा उसका कि एम्प्लॉय का पैसा काटे। यस और नो? ज्यादा मोटिव ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा काम ले और कम से कम पेमेंट करे। ऐसा मेंटालिटी एम्प्लॉयज का होता है। यस, कि एम्प्लॉयर हमारे बारे में अच्छा तो सोच नहीं सकता, होता है ना। तो वही चीज बोला गया है कि आफ्टर ऑल आप दोनों का इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। आप उनके लिए काम कर रहे हैं और आपका जो प्रॉफिट होगा, आप जो मतलब ज्यादा प्रॉफिट उन लोग को दिलाएंगे, उसी से आपका इनकम मिलेगा, है ना, उसी से आपका वेजेस बनेगा। और अगर आप ज्यादा काम करके नहीं देंगे तो कहाँ से वेजेस एक्सपेक्ट करेंगे आप? इंटरडिपेंडेंट हुआ। So that is the difference between these two. Understood? And the fourth one was maximum output, not restricted output. यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम आउटपुट, जो इनपुट की बात हो रही थी, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट का मोटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। क्योंकि यहाँ पे ट्रेनिंग की भी बात होती है, तो सारे एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है पहले से जो स्किल है आपके पास, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेन किया जाता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट हुआ। तो यही था 5 प्रिंसिपल। अब कोई डाउट किसी को भी, जो फर्स्ट डे जिनका जिनका है? जैसे मान लीजिए आप आए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप न्यू ही होंगे, यस। आपके साथ जो प्रायर स्किल है, जो आप स्कूल से कॉलेज से सीख के आए हैं, वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन को जो काम निकलवाना है आपसे, उसके लिए हो सकता है आपको डेवलप करे, आपको स्किल प्रोवाइड करे, आपको ट्रेन करे। दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। कई बार आप अभी तो कॉलेज में हैं, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये स्किल मेरे अंदर था, लेकिन अब तक पता था नहीं। जब एक्चुअल काम करवाया जाएगा आपसे, तब पता चलेगा कि अच्छा हाँ, ये सब स्किल ये तो हम कर पा रहे हैं। थोड़ा सा ट्रेन, सेल्स एंड ऑल, बीबीएम के बाद क्या है, या तो बैंकिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास है ना। और कौन कौन सा ऑप्शन है आपके पास? मार्केटिंग वगैरह में भी जा सकते हैं आप। तो मार्केटिंग में क्या है, विकास, ठीक है। अब बहुत लोग जो एक्स्ट्रोवर्ट नहीं भी हैं, वो ट्रेनिंग के बाद एक्स्ट्रोवर्ट हो जाते हैं, तब रियलाइज होता है कि हाँ, हम तो अच्छे से कन्विंस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डेवलप्ड स्किल है जो ऑर्गेनाइजेशन से आपको मिला है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट यही चीज बात हो रही है यहाँ पे, कि जो स्किल नहीं है वो डेवलप करने की कोशिश की जाए। अंडरस्टूड? दीज आर द 5 प्रिंसिपल ऑफ दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट। करेक्ट ना?
टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसमें क्या क्या बताया गया? नंबर 1 सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग, क्या बताया गया था उसमें? प्लानिंग का काम जो ऊपर टॉप मैनेजमेंट के लोग होंगे वो बस प्लान आउट करेंगे कि कैसे कैसे आपको काम करना है, और जो नीचे के लोग होंगे दे आर जस्ट फॉलोअर। जो प्लान करेंगे उसको गैंग बॉस कहते हैं, है ना, और जो काम करेंगे उसको डूअर्स बोलेंगे। वो लोग का काम होगा सिर्फ काम करना, फॉलो करना, आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते। वो ये इसका वन ऑफ द क्रिटिसिज्म है। आगे हम लोग क्रिटिसिज्म भी डिस्कशन करेंगे कि आप कुछ अपना दिमाग नहीं लगा सकते, जो आपको इंस्ट्रक्शन मिला यू नीड टू फॉलो दैट। ठीक है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। सेकेंड वन इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, मतलब ये भी बताया गया था, क्या बताया गया था चंदा? एक बार रीडिंग में नहीं दिए क्या आप लोग? 4 मैसेज आ गया था जिस दिन पीडीएफ नहीं मिला था, तो कि मैम पीडीएफ नहीं मिला है, पीडीएफ नहीं मिला है। हाँ, कहाँ है पीडीएफ? हाँ, कहाँ पे है रेवती? हाँ प्लीज आंसर मी, ये एक्सपेक्टेड आप ही से है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क में टास्क आइडिया, टाइम स्टडी, ये सब में क्या बताया गया था? होल्ड डाउन, होल्ड डाउन का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो, बोलने वाले को। रेवती कैमरा ऑफ हो गया अब आपका। एनीवन कैन आंसर फ्रॉम ऑनलाइन? श्वेता? यस मैम। में क्या बताया गया था? श्वेता मास्किंग फ्रॉम मैम टाइम स्टडी में, यस मैम, यस मैम। बताइए मैम टाइम स्टडी में मैम जैसे एक पार्टिकुलर एम्प्लॉय को कितना टाइम लगता है कोई भी वर्क करने में। ठीक है, टास्क आइडिया में? मैम टास्क आइडिया नहीं सुन पाई थी, नेटवर्क इशू था नेक्स्ट, इससे पहले वाले क्लास में। पीडीएफ तो मिला होगा ना? पीडीएफ टास्क आइडिया वर्ड ही तो बता रहा है क्या मतलब है, कितना, जैसे टाइम स्टडी बताता है कितना टाइम लगेगा पर्टिकुलर काम को करने में, सेम वे टास्क आइडिया की कितना काम वो कर सकता है। कोई नॉर्मल वर्कर नॉर्मल सिचुएशन में कितना काम कर सकता है। तो कोई चीज रटने का कोशिश मत करिए, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। टास्क आइडिया नाम ही मीनिंग छिपा हुआ है। टास्क मतलब क्या? काम। तो कितना काम कोई पर्टिकुलर इंसान कर सकता है, पर्टिकुलर वर्कर कर सकता है, लेकिन अगेन इन नॉर्मल सिचुएशन ये मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नॉर्मल सिचुएशन नहीं है तो आप यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना टास्क लग सकता है। इसीलिए नॉर्मल सिचुएशन में एक वर्कर कितना काम कंप्लीट कर सकता है, एंड टाइम स्टडी में कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज मोशन स्टडी, इज कितना मूवमेंट, इतना टाइम तो लगा, लेकिन अब मूवमेंट, वहां मशीन का भी मूवमेंट होता है, मैन का भी मूवमेंट होता है, तो किसका कितना मूवमेंट है। सोचिए इतना वो बारीकी से सारा चीज टेस्ट किया जा रहा था साइंटिफिक मैनेजमेंट में। ठीक है, टाइम स्टडी भी, मोशन स्टडी भी, एंड देन फैटिग स्टडी भी। फैटिग स्टडी में क्या बताया गया था? कितने देर काम करने के बाद थक जाता है और कितने देर के बाद मेरे को ब्रेक देना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स वर बीइंग स्टडीड। यस, एंड देन आफ्टर दैट लास्ट में ये हुआ था क्या? साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ लेबरर्स। साइंटिफिक सिलेक्शन, ठीक है सुन लीजिए, नहीं आओ, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द लेबरर्स अभी तुरंत भी डिस्कशन हुआ कि यहाँ पे हम लोग जो ट्रेनिंग जो भी देंगे साइंटिफिकली देंगे, कौन किस काम की लायक है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सारे लोग सारे काम के लायक नहीं होते। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई इट इज टॉकिंग अबाउट राइट वर्क फॉर अ राइट पर्सन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये बात हो रही है कि मतलब सही आदमी को सही पोजीशन देना ही साइंटिफिक मैनेजमेंट है। तो ये नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ लेबरर्स। ठीक है, क्या है कंडीशन? ही मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली सुटेबल टू डू द वर्क। ठीक है, मेंटली और फिजिकली दोनों सुटेबल होना चाहिए। फिर पेमेंट ऑफ एडिक्वेट वेजेस ऑफ ईच लेबरर। ठीक है, हर लेबरर्स का एडिक्वेट पेमेंट जितना होना चाहिए वो ये इंश्योर करवाना। ठीक है, नेक्स्ट इज साइंटिफिक एलोकेशन ऑफ टास्क। एलोकेशन ऑफ टास्क
to the worker should be done on the basis of mental and physical capability. Understood? It should be done on the basis of physical and mental capability. And again, physical and mental capability सबका एक जैसा नहीं होता. तो जैसा capability है या जैसा ability है उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लेस करेंगे. अंडरस्टूड? देन डिफरेंशियल वेज सिस्टम. अब ये क्या बोलता है डिफरेंशियल वेज सिस्टम मतलब? अब देखिए एक जैसा वेज अगर सबको मिल रहा है, जो काम नहीं भी कर रहा है उसको भी उतना ही पेमेंट मिल रहा है, जो काम कर रहा है उसको भी इतना ही पेमेंट मिल रहा है, तो जो नहीं काम करने वाला है वो कहाँ से मोटिवेटेड होगा कि ज्यादा काम करे? इनफैक्ट जो काम कर रहा है वो जरूर डिमोटिवेटेड हो जाएगा कि जो नहीं भी काम कर रहा है उसको तो उतना ही मिल रहा है, तो बेटर कि हम काम ही ना करें. तो ये चीज को यहाँ पे चेक किया गया. डिफरेंशियल वेज सिस्टम मतलब क्या? जितना आपका पर यूनिट प्रोडक्शन है उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव सिस्टम देना शुरू किया गया. ठीक है, कि कितना आपका प्रोडक्शन है और कितना आपका इंक्रीमेंट या कितना परसेंटेज आपको मतलब कंपैरेटिवली इंक्रीमेंट मिलना चाहिए. अंडरस्टूड? ये था आपका डिफरेंशियल वेज सिस्टम. आगे देखिए अरेंजमेंट ऑफ गुड मटेरियल. याद है हम लोग उसमें टास्क आइडिया में एक एग्जांपल दिया गया था कि ओल्ड मशीन होने की वजह से वो ज्यादा वर्क नहीं कर पा रहा था, इफिशियंसी ज्यादा बेहतर नहीं था. तो वो चीज चेक किया गया कि मटेरियल भी बेहतर हो. अब ओल्ड मशीन में अगर आप काम करवाएंगे और फिर आप वर्कर को कोसेंगे कि ये लोग इफिशिएंट नहीं है, तो इट इज नॉट गुड. ठीक है, इट इज नॉट वर्थवाइल. तो वही चीज यहाँ पे चेक करने की बात की गई है साइंटिफिक मैनेजमेंट में. वन ऑफ द प्रिंसिपल ये भी है कि आप जो मटेरियल यूज करेंगे उसका भी अच्छा होना उतना ही इंपॉर्टेंट है. यस. एंड नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रूव टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स. गुड मटेरियल यानी रॉ मटेरियल, एंड टूल्स मतलब जिसपे आप काम कर रहे हैं, वो दोनों को चेक करना है आपको. ठीक है. एंड लास्ट वन इज मेंटल रिवॉल्यूशन. मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब अभी जो डिस्कशन हुआ कि जो मेंटालिटी है कि एम्प्लॉयर हमारा दुश्मन ही होता है, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए काम कर ही नहीं सकता वो, तो ये रिवॉल्यूशन लाने की जरूरत है, चेंज लाने की जरूरत है. रीजन बीइंग वी आर इंटरडिपेंडेंट. जो बताया गया आपको कि अगर आप ज्यादा प्रॉफिट करके नहीं देंगे तो आखिर वो कहाँ से देगा आपको, इंक्रीमेंट वगैरह कहाँ से देगा? तो सेम थिंग यू नीड टू चेंज योर मेंटालिटी. तो मेंटल रिवॉल्यूशन की जरूरत है, वो चीज यहाँ पे मेंशन्ड है. नो स्कीम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कुड बी सक्सेसफुल unless and until both the group fully cooperate with each other. ठीक है. This requires a mental revolution on the part of management and workers by giving up an attitude of hostility and enmity towards each other. ठीक है. hostility मतलब क्या? मतलब अपना वो dispute नहीं show करना है. Understood? For this, both the parties are required to perform their responsibility towards each other honestly. यानी एक दूसरे को honestly अपना टास्क परफॉर्म करना होगा. ठीक है, तो ही आप बेहतर प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस वाज द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट हैज द फॉलोइंग रिस्पांसिबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट मेंटल रिवॉल्यूशन. अब मेंटल रिवॉल्यूशन के लिए मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी अलग दिखाई गई है, वर्कर की रिस्पांसिबिलिटी अलग दिखाई गई है. तो मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी क्या है कि देखिए कोई भी वर्कर कब अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? जब आप एडिक्वेट ट्रेनिंग देंगे. तो सेम चीज इज मेंशन ओवर हियर. पहला मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, अगर आप ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करें देन डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम. ठीक है. तो यहाँ मैनेजमेंट कैसे बेहतर कर सकते हैं और आपके एम्प्लॉइज कैसे बेहतर कर सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन है. ठीक है. तो पहले मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, गिव प्रॉपर ट्रेनिंग. ऑलराइट. नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड बेस्ट पॉसिबल वर्किंग कंडीशन टू वर्कर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कंडीशन? वर्किंग कंडीशन का क्या मतलब है? जैसे ओके. यहाँ पे फिजिकल फैसिलिटी की बात हो रही है. फिजिकल फैसिलिटी मतलब गर्मी के मौसम में अगर पसीना बह रहा है तो यू आर नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशन. काम की जगह पे पूरा धूल वगैरह है जहाँ पे प्रॉपर फोकस नहीं हो रहा है, तो अगेन बीइंग अ मैनेजमेंट यू आर नॉट डूइंग योर ओन पार्ट. ठीक है. इसीलिए यहाँ फिजिकल फैसिलिटी की बात हो रही है. राइट. प्रॉपर लाइटनिंग सिस्टम नहीं है, इसीलिए ये सारा एक्ट में ही पास हो गया. फैक्ट्रीज एक्ट में आगे आप लोग पढ़ेंगे जब HR वगैरह पढ़ेंगे आप लोग. उसमें बीकॉम वालों को भी पढ़ना है लॉ में. बीकॉम वाले को सेकेंड सेम में है मर्केंटाइल लॉ, उसमें पढ़ेंगे. और BBM वाले पढ़ेंगे अभी इसी में लेबर लॉ में, आपका BBM में बिजनेस इन्वायरमेंट में ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर में लेबर वेलफेयर.
ठीक है, बीबीएम वाले उसमें पढ़े और बीकॉम वाले सेकेंड सेम में पढ़े। ठीक है, ये सारा चीज बताया जाएगा आप लोगों को कि वर्किंग कंडीशन में क्या क्या आता है और एक्ट के थ्रू पास किया गया है, ताकि किसी भी तरीके का डिफरेंशिएशन ना हो किसी भी एम्प्लॉइज के साथ। अंडरस्टूड? तो ये सारा चीज, अब लाइटनिंग में भी ये चीज लिखा हुआ है कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं प्रॉपर शेडो फॉर्म ना हो, ठीक है, इस तरीके से लाइटनिंग वगैरह लगाया जाए। अंडरस्टूड? ये सब चीज इंश्योर किया गया है। तो वही चीज है मैनेजमेंट के बारे में लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड बेस्ट पॉसिबल वर्किंग कंडीशन टू द वर्कर, ये भी मैनेजमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड प्रॉपर क्वालिटी टूल्स टू द वर्कर। ठीक है, प्रॉपर काम करने के लिए जो भी टूल्स रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोवाइड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ का एग्जाम्पल ले लीजिए, ऑनलाइन क्लास है, प्रॉपर वाईफाई काम ना करे, लैपटॉप प्रोवाइड ना हो, ये सारा टूल्स है ना ऑनलाइन टीचिंग का, तो अगर ये सब ना हो तो क्या प्रॉपर ऑनलाइन क्लास हो पाएगा? नॉट पॉसिबल। तो सेम वे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे, प्रॉपर टूल अगर प्रोवाइड नहीं हो पाता है तो आप एफिशिएंसी एक्सपेक्ट मत करिए अपने वर्कर से। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टू गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन भी क्लियर आपका देना और प्लस उनका समझना, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आप कुछ बोल के निकल लिए, यहाँ ही सोचिए ना, अगर कोई पर्टिकुलर लेक्चर हो जो क्या बोले, किस टॉपिक पे डिस्कशन हुआ, कुछ दिमाग में नहीं गया, तो क्या वो इंस्ट्रक्शन, क्या वो लेक्चर वर्थवाइल है? तो दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन प्लेज अ रोल। आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आए। मैं पूछती हूँ हर क्लास के बीच में, क्यों पूछती हूँ? समझ में आए कि नहीं, मेंटली कहीं और तो नहीं पहुंच गए हैं। तो दिस इज द रीजन कि बीच बीच में क्वेश्चन करना जरूरी है। यहाँ पे बहुत का अभी शक्ल देख के लग रहा है कि कहीं और पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बीइंग अ मैनेजमेंट आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो क्लियर है, आपके एम्प्लॉयज को समझ में आया है, तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट इंसेंटिव टू द वर्कर। देखिए, अब कोई बेहतर काम करके अगर दे रहा है तो आप उसको मोटिवेट करने के लिए, वो मोटिवेशन का जिम्मा भी आपका है ना, बीइंग अ मैनेजमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहे। अगर वो काम करके दे रहा है, आप कुछ एक्स्ट्रा उसको दे नहीं रहे हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली मोटिवेटेड नहीं होगा उतना काम करने के लिए। तो इंसेंटिव एक ऐसा मेथड है जिससे आप एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रख सकते हैं। अंडरस्टूड? एम्प्लॉयज को अगर आप इंसेंटिव दे रहे हैं तो एम्प्लॉय फिर लगेगा कि नहीं, नेक्स्ट टाइम और करके देंगे तो इससे ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। यस, तो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेगा। नेक्स्ट इज टू एलोकेट द टास्क अमंगस्ट द वर्कर अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज। अब कैपेबिलिटीज कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को बात करना लोगों से पसंद नहीं है, उनसे हम काम करवा रहे हैं सेल्स का, तो क्या बेहतर परफॉर्म कर पाएगा? उसका कैपेबिलिटी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सेल्स के लायक है या ऑपरेशन के लायक है या कोई और वर्क के लायक। ठीक है, तो कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप काम एलोकेट करते हैं, उसको भी काम करने में मन लगेगा, आपके एम्प्लॉय को भी काम करने में मन लगेगा और वो बेहतर परफॉर्म करके देगा। यस और नो? नेक्स्ट देखिए, लास्ट वन इज टू एस्टैब्लिश एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ वर्क फॉर द वर्कर। ठीक है, वर्कर को ये पता होना चाहिए कि क्या स्टैंडर्ड है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में अगर आप 70 के अराउंड लाते हैं तो माना जाता है क्लास का एक एक लाइन आप समझें। ठीक है, मिनिमम 70, इसका मतलब आप ध्यान दिए हैं, क्लास किए हैं। ठीक है, अगर 70 से नीचे आ रहा है तो आप ठीक से नहीं लिए हैं। तो दिस 70 इज व्हाट? स्टैंडर्ड, बेंचमार्क। ठीक है, तो वही है कि आपको एम्प्लॉयज को बताना होगा कि दिस इज अ स्टैंडर्ड, इसके नीचे अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो यू नीड टू वर्क हार्ड। अंडरस्टूड? तो मैनेजमेंट की क्या क्या, मेंटल रिवॉल्यूशन के लिए मैनेजमेंट को क्या क्या करना होगा बताइए? एक मिनट, आप ही बताइए। आप रुक जाइए, पहला पॉइंट तो पीछे वाले बोल दिए थे। ठीक है, आगे और बढ़िए। ठीक है, बस 3 पॉइंट। वेरी गुड। और कुछ बच रहा है? कहाँ से कौन बोल रहे हैं प्रॉपर क्वालिटी? हाँ, प्रॉपर क्वालिटी ऑफ, हाँ वेरी गुड। वर्किंग कंडीशन हो गया,
प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये सारा मैनेजमेंट साइड से। वेरी गुड। अब आगे बढ़ा जाए। अब वर्कर के साइड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो नंबर 1 इज टू बी कोऑपरेटिव टुवर्ड्स द मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अगर आपके एम्प्लॉयज करके काम नहीं दे रहे हैं, कोऑपरेशन नहीं दिखा रहे, कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं, एम्प्लॉयज 10 मतलब प्रॉब्लम गिनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम में नहीं है हो पाएगा, ये प्रॉब्लम में नहीं हो पाएगा, करना ही नहीं चाह रहे हैं, पहले सरेंडर मोड पे हैं। तो दिस सीम्स दैट देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो एज एन वर्कर आपको ये इंश्योर करना होगा कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। सेकेंड वन इज टू एग्जीक्यूट द वर्क ऑनेस्टली एंड इन डिसिप्लिन्ड मैनर। ठीक है, ऑनेस्टली काम करें, ऐसा ना हो कि अभी देखा जा रहा है तो अच्छे से काम कर रहे हैं, अभी बॉस गुजर रहे हैं तो अच्छे से काम कर रहे हैं, जैसे गेट से बाहर निकले खत्म। ठीक है, तो वो ऑनेस्टली काम करना मतलब इतना टास्क असाइंड है तो वी हैव टू कंप्लीट ऑन टाइम, चाहे कोई ऑब्जर्व करे या ना करे। बहुत लोग हैं कि अगर टीचर हैं तो पढ़ेंगे, टीचर गायब तो बस मेरे से ज्यादा खतरनाक कोई दुनिया में नहीं है। यस, ऐसा होता है। तो ये चीज इंश्योर करना है कि आप ऑनेस्टली अपना काम परफॉर्म करें। नेक्स्ट वन, टू बी लाइबल टुवर्ड्स द सुपरवाइजर। व्हाट डू यू मीन बाय लाइबल? लाइबल मतलब अगर कोई सर्टेन टास्क आपको दिया गया है तो हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है उसको अकम्प्लिश करना, और अगर नहीं कर पाते हैं यू हैव टू, यू आर आंसरेबल। ठीक है, तब आपको हाँ बताना होगा कि आखिर क्या रीजन है, आप किसी पर टाल नहीं सकते। तो यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी लाइबल टुवर्ड्स द सुपरवाइजर, टू बी ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू टेक्निक एंड मेथड। ठीक है, जैसे अभी ऑनलाइन क्लास हुआ, ट्रेडिशनली कोविड से पहले हम लोग तो ऐसे लेते नहीं थे। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी नया कुछ ना कुछ आते ही रहेगा। बैंकिंग सेक्टर में सब कुछ मैनुअली होता था पहले, अब अचानक से सारा कुछ कंप्यूटराइज हो रहा है। ठीक है, कंप्यूटराइज हो क्या रहा है, हो चुका है, मैनुअली अब कुछ नहीं होता। इवन कैश कलेक्शन का भी मतलब काउंटिंग का भी मशीन है। यस, तो आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा नया चीज सीखने के लिए, नया टेक्निक वगैरह सीखने के लिए। ये भी अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज टू गिव प्रायोरिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन कंपैरिजन टू पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, आपको कुछ भी ठीक है, घर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत कुछ है, लेकिन आपको थोड़ा प्रोफेशनल एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर रखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट इन दीज टू पॉइंट। पहला मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड इज वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबका? नेक्स्ट क्लास में आंसर मिलेगा। अब आते हैं हम लोग एडवांटेज। अब थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, कॉन्सेप्ट समझ लिए हम लोग, अब थोड़ा अपना दिमाग लगाइए कि एडवांटेजेस क्या क्या नजर आ रहा है। अच्छा, पीडीएफ सामने है। देन ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा? हायर प्रोडक्शन लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से? एडवांटेज जो शो किया गया है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करके शो किया गया है। पहला कि आप प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर को क्या एडवांटेज मिल रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट से। लास्ट बेंच, गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? लग तो नहीं रहा है, आंसर देने के लिए रेडी रहिए। सेकेंड वन इज लेबरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है, और फिर नेशन एज अ होल उसके वहां उस पर्सपेक्टिव से क्या आपको फायदा है साइंटिफिक मैनेजमेंट से। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। देखिए, फर्स्ट वन इज एडवांटेजेस टू प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर। ठीक है, एग्जाम में भी लिखेंगे तो ऐसे ही एडवांटेज लिखेंगे। 3 कैटेगरी आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, बेटर की ज्यादा चार्ट वगैरह बनाइए। ठीक है, एडवांटेज में 3 आप चार्ट बना देंगे, मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूसर, फिर दूसरा आपका लेबरर्स, तीसरा आपका नेशन। ठीक है, तो चार्ट के फॉर्म में अगर आप आंसर लिखते हैं देन डिस्क्राइब करते हैं तो मार्क्स बेहतर उठता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, पहला प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सबसे नंबर 1 इज रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एम्प्लॉयर को यही तो चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कम से कम लगे। यहाँ पे जो हम लोग स्टडी कर रहे थे, कौन सी कंपनी थी? बेटलहेम स्टील कंपनी। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वर्कर, चार्ट देखिए, 400 से 600 लग हो रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे जब साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हुआ तो 140। ठीक है, पहले आयरन लोडेड पर वर्कर पर डे कितना? 12.5 ओल्ड मेथड से, अब कितना टन कर पा रहे थे?
यस, क्योंकि टूल रिप्लेस हो गया था, देखे थे हम लोग टास्क आइडिया में। नेक्स्ट वन इज इनकम पर वर्कर पर डे। इस तरीके से कंपैरिजन करके हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लोडिंग आयरन पर टन, यहाँ पे भी कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ओल्ड से और न्यू वन से कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पहला बेनिफिट टू द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर। यस, नेक्स्ट वन इज, पहले तो कॉस्ट डिक्रीज हुआ, अब यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब पर यूनिट कॉस्ट मेरा अगर डिक्रीज कर रहा है तो हम ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हैं ना। नेक्स्ट बेनिफिट, फिर प्रोड्यूसर को और क्या है, लेबर कैपिटल रिलेशन की बात हो रही है, इंप्रूवमेंट इन लेबर कैपिटल रिलेशन। इसमें क्या है, बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट द रिलेशन बिटवीन ओनर एंड लेबर improve and the strike and lockdown are avoided। बताया गया था हार्मनी के बारे में, कोऑपरेशन के बारे में। इससे क्या फील हुआ कि यहाँ पे स्ट्राइक्स एंड लॉकडाउन की चांसेस या डिस्प्यूट की चांसेस, ग्रीवांसेस की चांसेस बहुत ही कम हो। ठीक है, और ऐसा यहाँ पे इस स्टील कंपनी में देखा गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस होने के बाद नॉट इवन अ सिंगल स्ट्राइक वाज बीन इंट्रोड्यूस्ड, एक भी स्ट्राइक उस कंपनी में फिर हुआ। ठीक है, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। याद है हम लोग इम्प्रूवमेंट ऑफ गुड रॉ मटेरियल एंड ऑल कर रहे थे, टूल्स के बेहतर टूल्स को रिप्लेस करने की बात हो रही थी, तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इंक्रीज इन इनकम। इनकम कैसे इंक्रीज हो रहा है, चलिए डिस्क्राइब आप लोग करिए, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। लास्ट बेंच, लास्ट बेंच इधर वाले, व्हाट इज योर नेम? ये जो लिखा हुआ है इंक्रीज इन इनकम, इनकम का कैसे इंक्रीमेंट हो? आपके जैसे एम्प्लॉयर से भगवान बचाए सबको। ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, अगर वर्कर को आप कम पैसा देंगे, काम ज्यादा करवाएंगे तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ये मैनेज कर लेंगे कहाँ से। थिंक ऑफ सम रिलेवेंट पॉइंट। यहाँ पे इंक्रीज इन इनकम की बात हो रही है, तो प्रोड्यूसर का इनकम कैसे कैसे बढ़ सकता है? दिमाग लगाइए, यूज योर ब्रेन। अभी तो 2-3 पॉइंट से तो कनेक्टेड है। नहीं, आपके बगल वाले रुक जाइए, रुक जाइए। आपके पास तो पहले से एक्सक्यूज, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। हाँ, बताइए। नथिंग। आपके बगल में हाँ ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, न्यू टाइप प्रोडक्ट मार्केट में नया मतलब। क्लियर वॉइस में बोलिए, कुछ समझ नहीं आया। मार्केट में क्या? अच्छा आप बताइए, बैठिए तीनों। हाँ ना, इसका क्या नाम है? सेकंड वन, सेकंड बेंच, मिडिल वन। हाँ, उपहार। अच्छा, उपहार बताइए। बैठे बैठे ही बोलिए आप। कोई लेबर अच्छा वर्क कर रहा, परफॉर्म कर रहा है और टास्क कंप्लीट कर रहा और अच्छा प्रोडक्ट ये आउटपुट दे रहा है, तो उसका वर्कर अच्छा काम कर रहा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, हमारा पर यूनिट कॉस्ट कम हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली आपका इनकम इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ दिस टर्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डिवीजन ऑफ लेबर आपको हर जगह मिलेगा, ये डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर हर सब्जेक्ट में। क्या होता है ये डिवीजन ऑफ लेबर? उसके स्किल के हिसाब से हम काम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लाइक मैंने अभी बताया ना कि अगर रंगोली में किसी का ड्राइंग अच्छा होगा तो उसको हम ड्राइंग वाला पार्ट ही देंगे, किसी का कलर बहुत अच्छा फिल करता है तो उसको कलर फिलिंग वाला ही बात प्रोवाइड करेंगे, किसी का मार्केटिंग में जान पहचान अच्छा है मार्केट में तो उसको हम सामान लाने के लिए बोलेंगे कि कम प्राइस में वो सामान लेकर के आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी उसके स्किल के हिसाब से हम काम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम को डिवाइड करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्किल ऑफ द वर्कर्स। अब आइए लेबरर्स के लिए कैसे ये एडवांटेज है, लेबरर्स के लिए कैसा एडवांटेज है। कहाँ थे हम लोग? We were discussing about advantage of laborers.